नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव से जुड़ी खबर के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। जानकारी आई थी कि केंद्र सरकार संसद में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लाकर चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखने और अलग प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव ला सकती है। पंजाब की सभी प्रमुख पार्टियों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की साजिश बताया और कड़ा विरोध किया। विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और शीतकालीन सत्र में कोई बिल लाने की मंशा नहीं है। सरकार ने कहा कि इससे चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के मौजूदा संबंध नहीं बदलेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अकाली दल ने इसे पंजाब की पहचान पर हमला कहा और विरोध तेज करने का ऐलान किया। चंडीगढ़ का प्रशासन 1966 से केंद्र के अधीन है, लेकिन पंजाब इसे अपनी ऐतिहासिक राजधानी मानता है। अब सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। वह जस्टिस पीआर गवई की जगह लेंगे, जो आज शाम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया गया था और वह लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1965 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत एक साधारण परिवार से उठकर देश के शीर्ष न्यायिक पद तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान वह कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे, जैसे आर्टिकल 370 हटाने, पेगासस स्पाईवेयर जांच, संपादन कानून, देशद्रोह पर रोक और राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों पर लंबित महत्वपूर्ण मामले। उन्होंने बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद में चुनाव आयोग से 65 लाख हटाए गए वोटरों की जानकारी भी मांगी थी। उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व, जेंडर जस्टिस और स्थानीय लोकतंत्र पर भी बड़े फैसले दिए, जैसे महिला सरपंच को बहाल करना और बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश। वह एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस, पीएम मोदी की सुरक्षा जांच जैसे अहम मामलों का भी हिस्सा रहे। भारत में मुसलमानों की स्थिति पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मदनी ने कहा था कि भारत में किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय का व्यक्ति वाइस चांसलर नहीं बन सकता और बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। उनके बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है और बिहार में फैजान मुस्तफा और डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर जैसे कई मुसलमान वाइस चांसलर बने हैं। बीजेपी ने भी मदनी की कड़ी आलोचना की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, एयर चीफ मार्शल या खेल टीमों का कप्तान बन सकता है, क्योंकि संविधान सभी को बराबर अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मदनी का बयान गुमराह करने वाला है और उन्हें देश को बदनाम करने का हक नहीं है। बीजेपी नेताओं ने उनसे माफी मांगने की भी मांग की। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। एक कार्यक्रम में मदनी ने कहा कि दुनिया में मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। एक आदमी ममदानी दुनिया का मेयर बन सकता है, लंदन के अंदर एक खान मेयर बन सकता है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता और बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। आज देखिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में वो पड़ा हुआ है और कितनी साल जेल के अंदर गुजरते हैं कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद से सरकार लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मदनी परिवार पर मुसलमानों को गुमराह और शोषित करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने समुदाय के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी या समुदाय को निशाना न बनाया जाए। उदित राज ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकतर बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के घरों पर ही होती हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान एक घटना सामने आई, जहां 57 साल के एक बुजुर्ग वोटर का नाम एन्यूमरेशन के दौरान गायब मिलने पर विवाद बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक बशीरहाट के नजात इलाके में टीएमसी के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाने वाले समीरुल इस्लाम मोल्ला को बूथ लेवल ऑफिसर दीपक महतो को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मोल्ला पर आरोप है कि उसने फोन पर पीएलओ को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी और 57 वर्षीय वोटर का नाम सूची में जोड़ने का दबाव बनाया। बीएलओ ने पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुई कथित फोन बातचीत का ऑडियो भी वायरल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों का दावा है कि मोल्ला रूलिंग पार्टी नेताओं का करीबी है। अमेरिका, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के प्रतिनिधि रविवार को जिनेवा में रूस यूक्रेन युद्ध पर नई बातचीत के लिए मिल रहे हैं। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई 28 पॉइंट शांति योजना के बाद हो रही है। ट्रंप की योजना में पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को हटाने और दक्षिणी सीमा को फ्रीज करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे समझौते का आधार बताया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उन पर इस योजना को मानने का दबाव बढ़ रहा है। G20 सम्मेलन में जारी संयुक्त बयान में यूक्रेन के सहयोगियों ने ट्रंप की योजना का विरोध किया। यूके, जापान, कनाडा, 9 यूरोपीय देशों और EU ने भी चिंता जताई कि यह प्रस्ताव यूक्रेन की सुरक्षा को और खतरे में डाल सकता है और इसे अभी अधूरा ड्राफ्ट बताया, जिस पर और काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है, क्योंकि 2025-26 सत्र की पहली MBBS लिस्ट में 50 सीटों में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फंड से बने संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर राइट विंग ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया और यूनिवर्सिटी गेट तक मार्च किया। उधमपुर बीजेपी MLA RS पठानिया और अन्य नेताओं ने मांग की कि इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए या एडमिशन नीति बदली जाए। बीजेपी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात कर एडमिशन नियमों की समीक्षा की मांग की। दूसरी ओर अधिकारियों ने साफ किया कि संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त नहीं है, इसीलिए एडमिशन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुए हैं। प्रदर्शनकारी समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गजा के उत्तरी और मध्य इलाकों में इस्राएली हमलों में कम से कम 22 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह जानकारी हमास के चिकित्सा और सिविल डिफेंस अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को 5 जगहों पर हमले हुए, जिनमें आवासीय हिस्से भी शामिल हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतकों में एक वरिष्ठ हमास कमांडर भी है। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने गजा में जिन जगहों को निशाना बनाया उनका संबंध शनिवार को हुई एक घटना से था। सेना के मुताबिक एक हथियारबंद शख्स गजा पट्टी में पीली रेखा को पार कर इसराइल के पूर्ण नियंत्रण वाले इलाके में चला गया और सैनिकों पर गोली चलाई। वहीं हमास ने इस आरोप से इनकार किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर 6 हफ्ते पहले हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के बाद से इस्राएली हमलों में 310 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। भारत की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने सरकार के नए लेबर कोड का कड़ा विरोध किया है और इसे मजदूरों के खिलाफ धोखा देने वाला कानून बताया है। यूनियनों ने मांग की है कि बुधवार को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले इन कानूनों को वापस लिया जाए। मोदी सरकार ने 5 साल पहले संसद से मंजूर 4 लेबर कोड लागू किए थे, जिनका दावा है कि इससे नियम सरल होंगे और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। नए नियमों में सोशल सिक्योरिटी और न्यूनतम वेतन की व्यवस्था तो है, लेकिन कंपनियों को मजदूरों को आसान तरीके से नौकरी पर रखने और हटाने की भी छूट मिलती है। नियमों के अनुसार महिलाओं को लंबी शिफ्ट और रात में काम करने की अनुमति होगी और ले ऑफ मंजूरी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। कई यूनियनों ने इसे मजदूरों के हितों के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार के करीबी भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों से कंसल्टेशन के बाद इसे लागू करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को आरोप लगाया कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में करोड़ों गैर कानूनी वोटरों को बचाने के लिए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रही है। पश्चिम मेदिनीपुर के मोहनपुर में परिवर्तन यात्रा के दौरान मजूमदार ने कहा कि बंगाल के असली नागरिक एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी नेता इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके हटने से उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अवैध वोटर टीएमसी नेताओं की मदद से राशन कार्ड और आधार बनवाकर वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। मजूमदार ने दावा किया कि बंगाल के लोग ममता सरकार से बदलाव चाहते हैं और आने वाले चुनावों में टीएमसी को हार से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर टीएमसी ने एसआईआर को साइलेंट वोट रिगिंग बताया है। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र और चुनाव आयोग बंगाल के माइग्रेंट्स को बांग्लादेशी बता रहे हैं और एसआईआर को एनआरसी लागू करने का तरीका बना रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम हटाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। इस बीच राज्य के कई बूथ लेवल अधिकारियों ने राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.